हेलो स्टूडेंट्स, तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो थी वो देखी थी। अब यहाँ पे जो हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन भी आपको मालूम है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स or electron from an isolated neutral gaseous atom। ओके, ये डेफिनेशन हमने बहुत ही पहले पढ़ी हुई थी 11th के अंदर, वापस से मैं लिखवा रहा हूँ। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियस से। ठीक है, तो हमारी 3D सीरीज का एग्जांपल ले रहे हैं हम। 3D सीरीज में क्या होता है, मेन यही है टी ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक, यू ऑल नो, हमने एटॉमिक रेडियस देखी थी, वैसे ही है। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो ट्रेंड होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, जनरली जो है यहाँ पे मैं वापस से एक पॉइंट लिख लेता हूँ। द एटॉमिक रेडियस of the d block elements are irregular। हमको मालूम है एटॉमिक रेडियस इरेग्युलर है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी ट्रेंड्स इज ऑल्सो इरेग्युलर इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे भी जो है वो क्या है, इरेग्युलर देखा जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे जो है आपको मालूम होगा कि साइज जो है वो डिक्रीज करती है या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक। फिर यहाँ पे जो है एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहती है, क्योंकि आपको मैंने बताया होगा कि यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। लेकिन यहाँ से क्या हो रही है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रही है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। डिक्रीज होनी चाहिए, फिर भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना। तो ऐसा क्यों है, वहां पे देखो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रही है तो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है। मतलब कि पूरा ट्रेंड जो है वो क्या है, पूरा मतलब कि पूरा डिफरेंट है ट्रेंड। देखो आप यहाँ पे अगर इंक्रीज करेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करनी चाहिए, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो भी यहाँ पे जो है वो पूरा ट्रेंड क्या है, डिफरेंट है। ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। और एक ये जो क्रोमियम है उसकी साइज डिक्रीज कर रही है, फिर भी एटॉमिक रेडियस जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज नहीं कर रही है। यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। ये दिस क्रोमियम हैज एटॉमिक रेडियस स्मॉलर एज आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑल्सो डिक्रीजेस। इसकी कम हो रही है, क्यों है वो, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जनरल ट्रेंड जो मैंने आपको बताया उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो जनरल ट्रेंड जो है वो यहाँ का, वो तो सीधा सा है कि एज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। ये जनरल ट्रेंड है, एक एक इलेक्ट्रॉन रखते जाओगे तो साइज इंक्रीज होगी। लेकिन क्रोमियम का फंडा थोड़ा अलग है। क्रोमियम 21, 22, 23, 24, ये 24 है। तो 4s तक, तो यहाँ पे 4s तक तो 20 हो जाएगा। उसके बाद 4p, तो 4p हमारा जो है उसमें 4p की ज़रूरत है ही नहीं, 3d आ जाएगा उससे, क्योंकि 3d में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा ना। 3, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 3d और ये 4s, तो 2 इलेक्ट्रॉन 20 हो गया। उसके बाद 21, 22, 23, 24, देखो हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, आप देखो, लेकिन क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए ये यहाँ पे कूद के यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए 4s में एक इलेक्ट्रॉन रहता है और
3D में 5 रहते हैं। ठीक है, ये स्टेबल, ये एक्सेप्शनल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका और कॉपर का। ठीक है, ज़्यादा स्टेबिलिटी d ऑर्बिटल की है s से, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आ जाएगा। अब होता ये है, अब ये देखो यहाँ पे ये भी हाफ फील्ड है और ये भी क्या है, हाफ फील्ड है, लेकिन यहां से इजीली ये डोनेट कर देगा, डोनेट एन इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसको डोनेट करने से इसकी स्टेबिलिटी पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां पे मैं लिख लेता हूं, इफ क्रोमियम इजीली डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s। क्यों 4s से? क्योंकि ये वैलेंस शेल है, ये तो अंदर का इनर शेल है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहां से पहले जाएगा 4s, बिकॉज देयर इज नो इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमियम Cr+ लिख लेते हैं, आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 4s। क्यों? क्योंकि D तो पूरा भरा ही हुआ है ना, और D की इससे बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी है हाफ फील्ड की, इसलिए इसको इजीली जाने देगा। इसीलिए दैट्स वाई Cr+ जो है वो भी ज्यादा स्टेबल ही होगा। ठीक है, Cr+ ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं यहां पे लिख लूं Cr+ 23 हो जाएगा इसका, तो D भर जाएगी पूरी, ये तो भरी हुई होगी, 4s खाली हो जाएगी, 3d5 4s 0। ठीक है, ये Cr+ हो गया, क्रोमियम प्लस। तो दैट्स वाई वाइल क्रोमियम हैज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, मतलब कि कम है, बट आयनाइजेशन ऑल्सो डिक्रीजेस। ओके, क्लियर? तो ये कंसेप्ट था इसके पीछे। ओके, क्लियर? समझ में आया इतना? ओके, और ये जो है इसका जो रीजन है वो तो सेम है, बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियस दे हैव सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये तो सेम ही होगा, लेकिन इनका कुछ अलग ही फंडा है। क्यों है ऐसा? इनका कुछ अलग फंडा है। क्यों? देखो, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज कर रही है। क्यों? तो रीजन है, कौन सा रीजन है? फर्स्ट, फुल फिल्ड d ऑर्बिटल, फुल फिल्ड d ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो। दिस कॉज हाई स्टेबिलिटी, और हाई स्टेबिलिटी होगी, फुल फिल्ड d ऑर्बिटल होगी तो इतनी स्टेबिलिटी होगी कि इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इसीलिए एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, फिर भी आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी ज्यादा है, बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर बोल सकते हो हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्लियर? समझ में आया इतना? ओके, एकदम सिंपल एंड शॉर्ट में आपको बता दिया मैंने। और एक लास्ट पॉइंट एटॉमिक रेडियस का, 5D सीरीज एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन 4D एंड 3D सीरीज। 5D सीरीज जो है उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होती है 3D सीरीज और 4D सीरीज से। क्यों ऐसा? आंसर अगर हम लिखे, बिकॉज ऑफ F ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, F ब्लॉक एलिमेंट्स, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी लिख सकते हो, F ब्लॉक एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर हम लिख सकते हैं इन 5D सीरीज द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स filled up in n-2f
ऑर्बिटल्स विच इज नियर टू न्यूक्लियस n-2f में जाते हैं, f में जाएंगे। अगर सीधी सी बात है, देखो यहां पे न्यूक्लियस है 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। अगर मान लो 4s 4p 4d 4f, ये 4f है, ठीक है। फिर ये 5s 5p 5d और ये 5f, ठीक है। तो पहले d में भर रहे थे, लेकिन अब जो है अभी f में भरेंगे, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस है ना। तो अभी f में भरेंगे, तो इसमें अगर 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये तो न्यूक्लियस से बाजू में हो जाएगी। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर भर रहे हैं, पहले इसमें भर रहे थे लेकिन अब इसमें भर रहे हैं। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस ज्यादा खींचेगा, बाजू में है तो इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाएगी। इसीलिए जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होती, हाईएस्ट होती जाएगी, ठीक है। अगले SP में जो देखा था S ब्लॉक P ब्लॉक में, उससे पूरा उल्टा है। हम यहाँ पे n-2f के अंदर बढ़ रहे हैं। उसका मतलब है कि ये 2 शेल आगे की ऑर्बिटल है, उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो। इसीलिए जो है वो वहां पे 14 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस खींचेगा अपनी तरफ। इसीलिए जो है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जा रही है, ठीक है। F ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्यों लिखा, क्योंकि F ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में ही जा रहा है ना, F ऑर्बिटल में जा रहा है, वही है ये चीज, ठीक है, क्लियर। तो इस वीडियो में हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी देखा। अब इसके बाद का जो टॉपिक है ना, वो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो कुछ पता नहीं चलेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही मतलब कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, रिडक्शन पोटेंशियल वाला, वो मैं अगले वीडियो में आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो ये नोट करो, और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो सीधा मुझे पूछ लो, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट जो मैं कराऊंगा अगले वीडियो में, उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होगा तो भी पूछ लेना, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं बहुत ही अच्छी तरीके से, तो कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कंसेप्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो नोट करो। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। इसे हम E0 से डिनोट करते थे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या ट्रेंड है, वो मैं यहाँ पे आपको आगे समझा चुका हूँ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बताता है, इट एक्सप्लेन्स अबाउट द thermodynamically stability of compounds of d block elements at different ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको मालूम है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने से क्या होता है कि अलग अलग कंपाउंड्स बनेंगे, अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो किसमें ज्यादा स्टेबल है उसको कौन बताता है, उसको बताता है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। वो बताने के लिए हमें हेल्प करता है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरी चीज, अगर मान लो एनी एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लो कि एक X मेटल है और एक Y मेटल है, ठीक है। तो हम X मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी 1 दे के X पॉजिटिव बना रहे हैं, उसके बाद वापस से आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड दे रहे हैं और X2 पॉजिटिव बना रहे हैं, ठीक है। और वैसे ही यहां पे करेंगे, Y से Y पॉजिटिव बनाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी देके, और देन वापस से उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी 2 देके Y2 प्लस बनाएंगे, ठीक है। तो पहली अगर X की बात करो, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, ये जो है उनका अगर सम, अगर मान लो कि हम ले ले 1000 किलो जूल पर मोल,
ठीक है, इसका हमें मिलता है, ये एक एग्जांपल है, 1000 किलो जूल पर मोल मिलता है, और इसका 1E1 प्लस 1IE2 इसका हमें मिलता है 600 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि IE1 प्लस IE2 ऑफ X इज ग्रेटर देन IE1 प्लस IE2 ऑफ Y। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे X2 प्लस हमने बनाया और यहां पे हमने Y2 प्लस बनाया। X2 प्लस बनाया, ये एनर्जी देके दोनों X2 प्लस बनाया ना ये, और यहां पे बनाया Y2 प्लस। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, मतलब कि इसकी जो स्टेबिलिटी है लेस स्टेबल इन 2 प्लस स्टेट, क्योंकि इसकी जो है वो कम एनर्जी है, हमको कम एनर्जी देनी पड़ी इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, हमको इसको 2 प्लस बनाने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ी, मतलब कि इससे ज्यादा ये इसमें स्टेबल है। तो ये जो है वो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। और X2 प्लस के जो भी कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, अगर मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे XCl2 बनाया, ठीक है, XCl2, तो इसकी स्टेबिलिटी से YCl2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि 2 प्लस में यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस है, इसका भी 2 प्लस है, लेकिन 2 प्लस में Y जो है वो मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो कम है ना, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो द मोर टोटल एनर्जी द स्टेबल द एलिमेंट, या फिर एटम बोल दो, ठीक है, जिसकी IE1 और IE2 का जो सम है वो कम होगा, उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, लेसर द टोटल आयनाइजेशन एंथैल्पी मोर स्टेबल द कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जो कंपाउंड्स बनाएंगे उस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। हमको क्या करना है, एक मानो कि मेटल है, सॉलिड फॉर्म में है, उससे हमें एक्वेस फॉर्म में उसका 2 प्लस मतलब कि कैटायन बनाना है, या फिर चार्ज वाला स्पीशीज बनाना है। ठीक है, यहां पे 2 प्लस क्यों लिया? क्योंकि डी ब्लॉक की बात हो रही है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं। स्कैंडियम से एक्सेप्ट स्कैंडियम, ऑल मेटल्स शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एज कॉमन। ठीक है, इसलिए हमने +2 लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक जाने के लिए ये टोटल डेल्टा H जो है हमको लगानी पड़ती है, लेकिन एक नहीं है, बहुत सारी है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो गैसियस एटम में से निकाल सकते हैं, तो इसको पहले सब्लिमेट करना पड़ेगा। तो सब्लिमेशन के लिए इसको गैस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए एंथैल्पी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे IE1 और IE2 आयनाइजेशन एंथैल्पी लगानी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पे गैसियस फॉर्म में M2 प्लस बनेगा। ठीक है, लेकिन अभी भी देखो वहां पे ऊपर मैंने एक्वा लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बता देते हैं। तो इसको हमें वाटर के अंदर जो है वो मिक्सअप करना पड़ता है। तो यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी आती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी। मतलब कि अगर मान लो कि, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है, तो सेल का यूज होगा। तो सेल के अंदर क्या होता है, एक्वेस फॉर्म यूज होता है ना, सॉल्यूशन यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी होती है। मानो कि NaCl है, NaCl को वाटर के अंदर डाला, तो NaCl जो है वो 2 पार्ट में टूट जाएगा, Na+ और Cl-। तो ये तोड़ने के लिए जो इसकी ये एज अ सॉल्वेंट वाटर यूज होता है, तो ये जो तोड़ी तब जाके एनर्जी निकली, उसे बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, वही है यहाँ पे। ठीक है,
क्लियर, समझ में आया? तो इतनी चीजें जो है वो होती है यहां से लेके यहां तक, ये 1 2 और 3। तो टोटल क्या होगा? टोटल एंथैल्पी क्या होगी? सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन 1 आयनाइजेशन 2 प्लस ये है हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, टोटल जो है वो कुछ ऐसा होगा, तब जाके हमको मिलेगी। और एनसीईआरटी बोलती है द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू द टोटल एंथैल्पी। ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो इसके बराबर होगी, ऐसा हमने एनसीईआरटी ने बोला है। ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ घुसना नहीं है, जो एनसीईआरटी ने बोला है वही हम करेंगे। ठीक है, तो नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलो, अब यहां पे जो इज इक्वल टू लिखा है इसका मतलब क्या है? द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ टोटल एंथैल्पी। कि यहां से यहां तक जाने के लिए जो हमको ये करना पड़ता है ना, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। सीधी सी बात है, आपने क्या किया था? सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डाला था, तो यहां से लेके यहां पे जा रहा है, तो CuSO4 टूट के Cu2+ और SO4 में टूट रहा है ना, तो ये इनडायरेक्टली यही प्रोसेस हो गई। यहां से सॉलिड में से सीधा एक्वस फॉर्म में टूट रहा है ना। यहां से ये जो पूरा Cu2+ था सॉलिड में से, वो सीधे अंदर जा रहा है, Cu2+ और इसे टूट रहा है ना। तो वही है, इनडायरेक्टली वही चीज है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो टोटल एंथैल्पी के बराबर है, या मेजर है, उसका मेजर है, ऐसा बोल सकते हो। ये भी एक स्टेटमेंट ही है जो एनसीईआरटी ने दिया है। ठीक है, अब थोड़ा डिटोनेशन पे बात करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ऐसे दी गई है, अगर मान लो कि ऐसे कुछ दिया गया हो, M2 सॉलिड से M2+ एक्वेस फॉर्म में ऐसा कुछ दिया गया हो, इसका मतलब क्या है? ये किसके बारे में बता रहा है? कि कोई मेटल है, सॉलिड है, उसका क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एक्वेस फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पे देखो आप, यहां से यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। देखो यहां पे मेटल इसका जो है वो 0 है, यहां से 2+ हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया। अगर मान लो कि इसके लिए इस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, अगर मान लो कि कुछ माइनस वोल्ट होगा, माइनस वैल्यू होगी, कुछ माइनस वोल्ट्स होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो लिथियम का लेना हो तो आप ले सकते हो लिथियम का, लेकिन जाने दो, सिर्फ माइनस होगा। तो इसका मतलब क्या है? अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू माइनस क्या बताती है? इसकी वैल्यू अगर माइनस आ रही है तो इसका मतलब क्या है? कि ये जो है वो 2+ में जाना नहीं चाहता है। ठीक है, चलो ये चीज बाद में बताता हूं, मैं एग्जांपल लेके ही बताऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि इसको यहां तक जाने के लिए इसकी जो वैल्यू दी गई होगी, पॉजिटिव नेगेटिव होगी, वो इस रिएक्शन के लिए होगी, ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, अगर ऐसा होगा M2+ एक्वेस फॉर्म से M सॉलिड में, इसका मतलब क्या है कि 2+ एक्वेस फॉर्म में है। ठीक है, उसको हम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और वो ले रहा है और सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, मतलब कि यहां से 2+ से लेके 0 हो रहा है, मतलब कि यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये जो वैल्यू है वो क्या होगी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगी, और ये जो है वो क्या होगी? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये चीज आगे भी मैंने बताई थी, अभी भी वापस से बता रहा हूं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो नोट करो। चलो, अब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज देखी होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने देखी है, जिसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गए होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही क्या है?
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको लेना है हमको, तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है, ये इक्वल ही है। ओके, तो कोई मानो कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूँ तो हमें ऐसा कुछ दिया गया हो, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे गए और ये जो है कुछ ऐसा बन जाएगा सॉलिड में, ठीक है। तो ये रिडक्शन हो गया, ये क्या हो गया, ये रिडक्शन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप रिवर्सिबल रिएक्शन बता देना, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर मानो कि यहाँ पे E0 की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, इन द केस ऑफ E0 वैल्यू इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू से क्या पता चलेगा, इस वैल्यू से ये पता चलेगा कि इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, इसीलिए ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये भाई जो है वो 2+ में स्टेबल है ज्यादा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ E0, रिडक्शन लिख लो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिख लो तो भी चलेगा, लिखा ही हुआ है नेगेटिव, shows that M2+ is stable in that cation state, oxidation state, and cannot undergo reduction. ये रिडक्शन करना नहीं चाहता, इसमें बनना नहीं चाहता, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन इजीली करेगा। अगर हम इसको उल्टा देंगे तो क्या होगा, अगर ऐसा कुछ उल्टा देंगे तो ये इजीली 2+ बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, है ना। ये इजीली खुद क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, खुद ऑक्सीडेशन कर लेगा। दैट मीन्स ये हम लिख सकते हैं दिस M मेटल इजीली ऑक्सीडाइज्ड, इजीली क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, है। और इसकी वैल्यू के लिए E0 क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, मतलब कि ये इजीली ऑक्सीडाइज करेगा। तो दूसरे को क्या कर सकता है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देके रिड्यूस कर सकता है। सो इट मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो हमें बताएगी कि ये जो मेटल है वो रिडक्शन करेगा कि ऑक्सीडेशन करेगा। ये रिडक्शन रिएक्शन है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सभी रिएक्शन रिडक्शन की ही होगी, लेकिन रिडक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अगर नेगेटिव होगा तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अंडर को जाना चाहेगा कि नहीं जाना चाहेगा, वो कहां से पता चलेगा, यहां से पता चलेगा। ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये भाई जो है वो रिडक्शन करना नहीं चाहता, ठीक है। अगर मान लो कि ये जो है वो वैल्यू आ गई पॉजिटिव, क्या आ गई, पॉजिटिव, तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ E0 इज पॉजिटिव, शोज दैट M2+ इज स्टेबल इन MS, इसमें स्टेबल होगा ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इजीली अंडरगो रिडक्शन, इजीली चला जाएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, इजीली चला जाएगा। दिस मेटल इजीली रिड्यूस्ड, क्या हो जाएगा, इजीली रिड्यूस्ड हो गई, पॉजिटिव वैल्यू दिखा रही है। सो इट मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया ये चीज और ये चीज क्या है। आगे मैंने लिखा वो अलग अलग से लिखना, मैंने यहां पे चेंज कर दिया है, लेकिन ये आगे का जो एक स्टेप अलग लिखना, ये पार्ट 2 है। आगे का पार्ट 1 जो मैंने लिखा इसमें से नेगेटिव करके वो लिखना है, ठीक है, समझ में आया। तो ये डेटोनेशन है, इसकी जो वैल्यू हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दी जाएगी उससे हमको पता करना है कि पर्टिकुलर जो मेटल है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा और उस ऑक्सीडेशन स्टेट की जो भी कंपाउंड बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। ओके, क्लियर। तो इस वीडियो के अंदर अब इतना ही, अगला टॉपिक मतलब कि इसी टॉपिक के अंदर हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।